बच्चों? तो तैयार हो जाइए एक बार फिर से मस्ती के साथ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं आ गया हूं फिर आपके साथ। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता, जिसमें से हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज दूसरा जो टाइप था त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आज इसके बारे में पढ़ना है। हम लोग बात किए थे पिछली क्लास में कि जब लिगेंड की और डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण जब गुण भिन्न हो जाते हैं तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसे त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावयवता, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब लिगेंड का ओरिएंटेशन डिफरेंट करने से जो आपका कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाए। समझ में आया? नहीं आया? ये ज्योमेट्री कैसे चेंज हो जाती है? यानी कि लिगेंड की अगर हम पोजीशन चेंज करें तो जो ज्योमेट्री बनती है उसमें लिगेंड के बीच का एंगल भी चेंज हो जाए तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में दो तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैं, दो तरीके के कंपाउंड के। पहला कंपाउंड जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और इसमें 6 बना रहा है। देखिए, अगर कोई भी कंपाउंड है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण हो सकते हैं। कौन सा? एक तो या तो sp3 हो सकता है या तो dsp2 हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है किसी कंपाउंड का तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन या तो d2sp3 या तो sp3d2 हो सकता है। अब देखते हैं कि यहां हमारी 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर लिगेंड के बीच का एंगल भी चेंज हो जाए। पहला अगर देखते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, तो हम जानते हैं जब sp3 होता है तो उस कंपाउंड का जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय होती है। अगर dsp2 है तो उस समय उसका स्क्वायर प्लेनर यानी समतली वर्गाकार होता है। अगर d2sp3 या sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय होता है। यानी हमारे पास 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहीं पर होगा जहां पर लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर एंगल भी चेंज हो जाए। जैसे पहली कंडीशन की हम बात कर लेते हैं जो कि टेट्राहेड्रल है। मानते हैं यहाँ पर हमारा कोई लिगेंड A है फर्स्ट केस में और यहाँ पर B है। हम जानते हैं कि जो टेट्राहेड्रल में सभी एंगल होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। इस समय अगर हम यहाँ A रखते हैं लिगेंड यहाँ B, तो A और B के बीच में 109 डिग्री का एंगल है। लेकिन यहाँ से अगर हम B हटा दें, यहाँ रख दें या कहीं और भी रखें तो एंगल चेंज नहीं होता है, अभी 109 डिग्री 28 मिनट ही है। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन थी कि लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर लिगेंड के बीच में एंगल भी चेंज हो जाए, वो नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, यानी एक कंडीशन खत्म। यानी कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो उसमें
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यानी अगर कोई कंपाउंड दिया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का और sp3 हाइब्रिडाइज और पूछा जाता है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो 0, क्योंकि वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं। दूसरी कंडीशन देखते हैं जो हमारी है dsp2। अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अब देखते हैं कि क्या लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर लिगेंड के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। जैसे मान लेते हैं पहले केस में यहाँ A है, यहाँ B है। अब इसमें अगर हम देखें तो A और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल सही। अब यहां से हम B को हटाते हैं, मान लेते हैं यहां ले आए। जैसे ही पोजीशन हमने लिगेंड का चेंज किया, लिगेंड के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। यानी कि लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, अभी हम आगे बात करते हैं। आगे देखें, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कंपाउंड है तो उसमें या तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या तो sp3d2 होगा। दोनों केस में जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। अगर देखते हैं कि यहाँ A है पहले केस में, यहाँ B है। इस समय A और B के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। अगर यहाँ से हम B को हटाएं और यहाँ ले आएं, अब कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। यानी पोजीशन चेंज करने पर एंगल चेंज हो रहा है, यानी इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यानी 3 केस में से एक केस खत्म हो गया। अब हमारे पास केवल 2 केस बचे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स के लिए, फिर हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्क्वायर प्लेनर यानी समतल वर्गाकार के बारे में। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या, या तो उसमें 4 के चारों लिगेंड एक जैसे हों, M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, या तो 3 एक जैसे हों, एक डिफरेंट हो, या 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, या 2 एक जैसे और 2 डिफरेंट, या 4 के चारों डिफरेंट हो। अब देखिए, अब ये जो 5 पॉसिबिलिटीज हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, अब हम देखते हैं कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और होगा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो चलिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक जो थंब रूल है, सबसे बेहतरीन तरीका है, जो पहला पॉइंट है वो आप याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही होगा जहां पर कम से कम लिगेंड के 2 डिफरेंट ग्रुप्स बने। तो आइए देखते हैं हम, यहां पर हमारा लिगेंड 4 है, चारों लिगेंड एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे हैं तो एक ही ग्रुप बना, दूसरा कोई ग्रुप नहीं है। और हमने बताया कि कम से कम लिगेंड्स डिफरेंट ग्रुप 2 बनने चाहिए, लिगेंड के 2 डिफरेंट ग्रुप बनने चाहिए, नहीं बना। इसलिए इसका मतलब अगर कोई कंपाउंड है स्क्वायर प्लेनर जिसमें चारों के चारों लिगेंड एक जैसे हैं तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर अगला बात करें कि 3 एक जैसे, यानी 3 एक जैसे एक ग्रुप में, दूसरे में B अकेले, अब यहाँ पर एक ग्रुप तो बन गया लेकिन दूसरे ग्रुप में अकेला है, अकेले का कोई ग्रुप नहीं होता है, यानी यहाँ भी 2 ग्रुप नहीं बन पाया। यानी अगर इस टाइप का भी कंपाउंड है तो वहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। कितना आसान है। यानी देखिए 5 केस में से 2 फिर खत्म हो गया, अब हमारे पास केवल 3 केस बचे। इसमें देखते हैं यहाँ पर 2A का एक ग्रुप और 2B के एक ग्रुप, यानी यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप बन गए। इसका मतलब Ma2B2 टाइप का अगर कंपाउंड है तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अभी हम बात करेंगे कि कितने आइसोमर्स होंगे। तीसरा जो है Ma2BC, यहाँ पर भी बन सकता है, पहले ग्रुप में 2A और दूसरे ग्रुप में एक B और एक C हो सकता है। यहाँ पर भी 2 ग्रुप बन गए, इसका मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
होगा। और यहाँ पर तो बन ही रहा है ए बी एक साथ, सी डी एक साथ, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन सब में हैं तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं Ma2B2 टाइप। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जो तरीका है वो इस तरीके से है कि हमने यहाँ Ma2B2 लिखा। अब यहाँ पर जो दोनों लिगेंड हैं उनको हमने अलग अलग लिख लिया। ओके, अलग अलग लिखने के बाद हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है, अब कपल बनाना है, और कपल बनाने में आप माहिर हो। चलिए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं पहले एक 1 का 2 के साथ कपल बनाया तो बच क्या गया 3 और 4। दोबारा हमने 1 का 3 से बनाया, क्या बचा 2 और 4। फिर किसका बनाया 1 और 4 का, बचा क्या 2 और 3। फिर क्या करते हैं, नंबर को ए बी से रिप्लेस कर दीजिए। 1 क्या है ए, 2 क्या है ए, 3 क्या है बी, 4 क्या है बी। और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये इसमें सारे के सारे ए बी सी डी जो हैं वो एक दंती लिगेंड है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर 1 क्या है ए, 3 क्या है बी, 2 क्या है ए, 4 बी, 1 ए, 4 बी, 2 ए, 3 बी। यानी सबसे पहले क्या करना है, कपल बनाना है। कपल बनाने के बाद सेम कपल को काट देना है। देखिए यहाँ पर भी ए बी ए बी ए बी ए बी, सेम कपल काट दीजिए। कितने डिफरेंट कपल 2, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2। ओके, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे जानने के लिए क्या करेंगे, कपल बनाएंगे, सेम कपल को काटेंगे, जितने कपल बचेंगे उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर 2 हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर है। ओके, अब क्या करेंगे, जो दोनों ज्योमेट्री हमको बनानी है उसमें पहली बार हमने क्या किया था, कपल बनाया था, सेम कपल को काटा था। ज्योमेट्री जानने के लिए कपल को दूर दूर बिठा दीजिए। जैसे पहला जो कपल है वो है ए ए, उसको पहले डायगोनल पर, दूसरे वाले को दूसरे डायगोनल पर, बन गया पहला। दूसरा वाला उठाइए, जो पहला आपका कपल है ए बी, पहले डायगोनल पर, दूसरा वाला दूसरे डायगोनल पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 बना। अब इन दोनों को क्या कहेंगे, इसमें देखिए बी और बी के बीच में 1 या ए और ए के बीच में 180 डिग्री, तो ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर्स। ये क्या हो गया, ए के बीच में या बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया सिस आइसोमर। यानी कि अगर हम इस तरीके का एक एग्जाम्पल लें तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये आपका है एम, इसको आप ए मान सकते हो, और ये आपका बी है। यानी ए की जगह पर क्या है Cl, बी की जगह पर क्या है NH3। तो आप उसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो ए की जगह पर Cl और बी की जगह पर NH3 रख सकते हैं। चलिए BC, फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, AABC लिख लिया, सबके नीचे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, कपल बनाएंगे, जल्दी जल्दी कपल बनाइए। 1 का 2 के साथ बचा क्या 3 4, 1 का 3 के साथ बचा क्या 2 4, 1 का 4 के साथ बचा क्या 2 3। रिप्लेस कर दीजिए A B C, A B A C, A C A B, कपल बन गया।
अब सेम कपल काट देना है, ए ए बी सी, ए बी ए सी, ए सी ए बी, ये देखिए मिल गया, ए बी ए सी, ए बी ए सी, सेम कपल कैंसिल। यानी यहाँ पर दो डिफरेंट, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने, दो। दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो क्या हो सकता है, ये देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कपल को दूर दूर बिठाते हैं। पहले केस में क्या है, पहला कपल ए ए, तो ए को पहले डायगोनल पर, फिर बी सी को दूसरे डायगोनल पर। दूसरा कैसे बनाएंगे, दूसरा उठाइए, पहले ए बी को ए और बी पहले डायगोनल पर, ए और सी दूसरे डायगोनल पर। अब देखिए यहाँ पर ए और ए के बीच में कितने का एंगल, 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ट्रांस आइसोमर। और यहाँ पर ए और ए के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का है, दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सिस आइसोमर हो जाएगा। चलिए अगला टाइप हम अब जैसे यहाँ अगर इसका हम एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो देखिए लिखा है PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस PY, PY मतलब पिरिडीन। यहाँ पर A की जगह पर Cl, B की जगह पर NH3, C की जगह पर PY। तो आप स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो ABC को रिप्लेस कर सकते हैं। अगला टाइप अगर हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं कौन सा, कि जब चार के चारों क्या हैं, अलग अलग हैं, चार के चारों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो जाएंगे तब फिर हम वही काम करेंगे, ए बी सी डी लिखा, सबके नीचे हमने नंबर लिखा, फिर कपल बनाया, 1 का 3 के साथ, बचा क्या 2 और 4, 1 का 4 के साथ, बचा क्या 2 और 3, रिप्लेस किया, ए बी सी डी, ए सी, 2 क्या है बी, 4 क्या है डी, 1 क्या है ए, 4 क्या है डी, 2 क्या है बी, 3 क्या है सी। कपल बनाया, कपल बनाने के बाद सेम काट दीजिए, ए बी सी डी, ए सी बी डी डिफरेंट, ए सी यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है, कोई भी सेम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 होंगे। अब कौन कौन से होंगे इसको जानने के लिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, पहले वाले के लिए पहला वाला कपल उठाया पहले डायगोनल पर, दूसरा वाला दूसरे डायगोनल पर, दूसरा अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, पहला वाला पहले डायगोनल पर, दूसरा वाला दूसरे डायगोनल पर, तीसरे के लिए पहला डायगोनल उठाइए, पहला कपल उठाइए पहले डायगोनल पर रख दीजिए, दूसरा कपल उठाइए दूसरे डायगोनल पर रख दीजिए। इसमें सिस और ट्रांस डिफाइन नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी दो ऐसे नहीं है जो सेम हो जिसके बीच में हम लोग एंगल देख सकें। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड के बारे में बात करेंगे।